नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज इकोलॉजी हमारा अध्याय 2 है, जिसमें पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र इसमें देखिए इकोलॉजी एंड इको सिस्टम। तो दोस्तों, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट और क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, पहले हो गए पारिस्थितिकी के बाद स्वपारिस्थितिकी। इसके बाद हम आगे आते हैं तो समपारिस्थितिकी या परपारिस्थितिकी। और इसके देखिए पार्ट यहाँ हम देख लेते हैं कि जनसंख्या पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी और बायोम पारिस्थितिकी। अब इन सब के बारे में आगे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम आते हैं तो आता है पारिस्थितिकी परितंत्र। फिर देखिए पारितंत्र की विशेषताएं क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए आकर के हो जाता है पारितंत्र के घटक। फिर नेक्स्ट आके अजैविक घटक में देखिए 3 हो जाएंगे, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। फिर नेक्स्ट देखिए आएंगे तो जैविक घटक में देखिए हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। फिर देखिए पारितंत्र के प्रकार, तो प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। फिर नेक्स्ट हम आते हैं तो देखिए मिलता है जलीय परितंत्र। क्या मिलता है? जलीय परितंत्र में देखिए वन का हो गया, फिर घास का, फिर मरुस्थल का, फिर टुंड्रा। फिर देखिए स्थलीय परितंत्र में हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट आ गया हमारा जलीय परितंत्र में देखिए क्या हो गया, सागरीय, संक्रमणकालीन और स्वच्छ जल। फिर नेक्स्ट आइए तो देखिए यहाँ पे आ गया सागरीय पादप एवं प्राणी जात, जिसमें देखिए पादप, जंतु, नेक्टन, वेंथस और प्रवाल भित्ति। आगे चलते हैं तो आर्द्रभूमि मैग्रोव वनस्पति आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं तो आर्द्रभूमि संरक्षण। फिर नेक्स्ट आते हैं तो मैग्रोव संरक्षण। नेक्स्ट आते हैं तो स्वच्छ जल परितंत्र। स्वच्छ जल परितंत्र में क्या क्या है, स्थिर जलीय परितंत्र और प्रवाह जल परितंत्र। इसमें देखिए स्थिर में हो जाएगा झील और तालाब, प्रवाह जल परितंत्र में हो जाएगा नदी और झरने। तो दोस्तों, इसको अगर एक बार आप जैसे 2 बार डायग्राम ड्रा कर लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी एवं उनके मध्य भौतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीव के आपसी एवं उनके अपने भौतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओकेलॉजी के रूप में किया, जो ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो हो जाएगा अर्नस्ट हैकल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए इसमें बता रहे हैं ओइकोस का मतलब होता है हाउस और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, से मिलकर बना है। इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी। अब देखिए अर्नस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आते हैं एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी भौतिक तंत्र का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित होता है। जैविक और अजैविक इन दोनों घटकों से मिलकर के इसका निर्माण होता है। अब यूजीन ओडोम ने पारिस्थितिकी को प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट देखिए आता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत केवल जीव तथा उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि जनसंख्या, समुदायों, पारितंत्रों, बायोम तथा जैवमंडल का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी अध्ययन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वपारिस्थितिकी, दूसरा है समपारिस्थितिकी। तो ऑटोकोलॉजी और सिंकोलॉजी। तो स्वपारिस्थितिकी में देखिए इसके अंतर्गत किसी जाति विशेष का परस्पर तथा उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, जीवों का उच्च तुंगता के प्रति अनुकूलन का अध्ययन।
देखिए समपारिस्थितिकी में क्या है, इसके अंतर्गत जीवों के समूह का परस्पर तथा उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, तालाब के परितंत्र पर अम्लीय वर्षा का प्रभाव। समपारिस्थितिकी को अन्य विभेदों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। अब इसमें देखिए क्या क्या है। जनसंख्या है पहला, पॉपुलेशन इकोलॉजी। जनसंख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर, जनसंख्या पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही पादप अथवा जंतु जाति विशेष के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी तथा इनके वातावरण से संबंध तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखिए है समुदाय पारिस्थितिकी में क्या है। समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जातियों के जीवधारियों जैसे पादप, जंतु, जीवाणु तथा कवक के जैविक समुदाय उनके वातावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ देखिए पादप अथवा जंतु के विशेष किसी जाति का होता है, बट यहाँ सारे आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, सारे आ जाते हैं। अब देखो इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी में क्या आ जाता है। तो देखिए इसमें पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति के जैविक घटक और अजैविक घटकों तथा उनके परस्पर संबंधों से बने तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। बायोम में क्या है, बायो इकोलॉजी में, बायो इकोलॉजी के अंतर्गत प्रकृति में एक और एक से अधिक जटिल समुदायों के समूह जो एक ही समय में विभिन्न अनुक्रम अवस्था में होते हैं के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए हम देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। तो किसी परिस्थिति में, किसी इकोसिस्टम में जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि सबसे पहले पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले ने किया था। इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखिएगा। अब एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। यह एक खुला तंत्र है जो आकार में भिन्न तथा परिवर्तनीय हो सकता है। उदाहरण के लिए तालाब परितंत्र। तो कई बार देखिए ये लिख देता है कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी संरचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। तो यह कथन किसने कहा था, तो इसमें कई का नाम दे देगा, तो ध्यान रखिए किसने कहा है, ये एजी टांसले ने कहा है। नेक्स्ट देखिए है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम मतलब कि पारितंत्र की विशेषताएं। तो यह एक खुला तंत्र है, अर्थात इसमें पदार्थों एवं ऊर्जा का निवेश एवं बहिर्गमन, इनपुट आउटपुट सतत रूप में होता है। पारितंत्र स्वयं प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं जिनकी निजी उत्पादकता होती है। पारितंत्र में जैविक अनुक्रमण, बायोलॉजिकल सक्सेशन होता रहता है। पारितंत्र की उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख संचालक ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है। कौन होती है, सौर ऊर्जा। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास क्रमिक रूप से होता है। इस विकास क्रम की संक्रमणकालीन दशा को क्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमक कहते हैं। दोस्तों टॉपिक थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इसलिए आप सब इसको 2 से 3 बार जरूर सुनना पड़ेगा जिससे कि सारे पॉइंट आपके दिमाग में आ जाए। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसमें पहला देखिए अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। तो अजैविक घटक में क्या क्या है, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और भौतिक कारक। तो अकार्बनिक कारक में देखिए है जल, लवण, गैस। और कार्बनिक कारक में क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यूरिया एवं ह्यूमस। भौतिक कारक में क्या क्या है, प्रकाश, तापमान, हवा, वायुमंडलीय दाब और आर्द्रता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जैविक घटक, इसमें है उत्पादक और उपभोक्ता। इसमें देखिए प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी। तीसरे में क्या है, अब घटक। अब देखिए अजैविक घटक में बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या है, तो इसके अंतर्गत
कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक घटक शामिल होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो देखिए इसमें है अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक और भौतिक कारक। देखिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग शुरुआती दौर से इसकी तैयारी में लगे हैं उन्हें बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे जो बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से इसके प्रिपरेशन में लगे हैं उन्हें बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सब चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ हम रेगुलर सारे बुक्स डालेंगे महेश बर्णवाल के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप यहाँ इसको रेगुलर देखते रहिए, इससे आप सबको काफ़ी ध्यान हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो सब इस बुक को ले लें और वहाँ से अपने आप को रिवाइज करते रहें, बार बार पढ़ते रहें, जिससे उनको अच्छा नॉलेज और गेन हो जाए। लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से लगे हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। वो सब चैनल को फॉलो कर लें और यहाँ पे हम सारे वीडियो डालते रहेंगे जो कि सिविल सर्विस के लिए सारे पॉइंट और सारी बुकें रिक्वायर्ड हैं। तो दोस्तों देखिए, और आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अकार्बनिक में क्या क्या है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोहा भी जीवों की जैविक क्रियाओं व संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कई अन्य तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में जीवों में उपस्थित होते हैं। सभी खनिज तत्व एक निश्चित चक्र से गुजर कर पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। कार्बनिक कारक क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा उनके अपघटन से उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया व ह्यूमस शामिल है। देखिए नेक्स्ट है भौतिक या जलवायु कारक, फिजिकल फैक्टर। भौतिक कारकों में तापमान, प्रकाश की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता व मात्रा, वर्षा, वायुमंडल की आर्द्रता व मृदा के प्रकार आदि महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जलवायु संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी नहीं है। सभी जलवायु कारक अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावी होते हैं। जैसे तापमान एवं सौर प्रकाश की उपलब्धता ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तथा विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। क्या बोल रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम और विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड बनी रहती है, लेकिन विषुवतीय क्षेत्रों में इक्वेटर पे क्या होता है, गर्म ज्यादा होता है। तो यही कारक बता रहा है कि यही कारक है, फिजिकल फैक्टर यही है। ये 2 से 3 बार पढ़ेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, जैविक घटक में क्या क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में पादप, जंतु व सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता एवं अपघटक। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। क्योंकि देखिए ये उत्पादक है, फिर इसको क्या है, इसको खाते हैं और फिर यहाँ पे क्या होता है, सारे को किसमें मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। तो हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हरे पादप, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु तथा प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ जीवों को शामिल किया जाता है। इन उत्पादकों को स्वपोषी कहा जाता है। स्थलीय परितंत्र में प्रायः जड़युक्त पादप, साग, झाड़ी, वृक्ष आदि, जबकि जलीय परितंत्र में जड़युक्त विविध जीवी पौधों के साथ साथ पादप प्लवक प्रमुख उत्पादक होते हैं। पादप प्लवक मतलब जो तैरते रहते हैं पानी में। आप देखिए उपभोक्ता में, कंज्यूमर्स में क्या क्या है। प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे ऊंट, गाय, बकरी आदि। द्वितीय उपभोक्ता जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता या अन्य प्राणियों पर निर्भर, जैसे सांप, भेड़िया आदि। और तृतीयक उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर, जैसे बाज, बड़ी, सार्क, शेर आदि। अब देखिए अपघटक में क्या क्या है, डिकम्पोजर्स में अपघटक या मृतजीवी अन्य परपोषी जीव है, जिनमें प्रमुख रूप से जीवाणु तथा कवक शामिल होते हैं। ये जीव पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि वे अपने शरीर से मृत
यह मृतप्राय जीवों के अवशोषण अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित कर उन्हें विघटित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, इसमें देखिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्राकृतिक देखिए क्या क्या है, स्थल है और दूसरा क्या है, जलीय। तो स्थलीय में क्या क्या है, जैसे वन परितंत्र, घास के मैदान परितंत्र, टुंड्रा परितंत्र और मरुस्थलीय परितंत्र। अब वन में भी देखिए क्या क्या है, विश्वती वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण वन और टैगा वन। अब जलीय में देखिए क्या क्या है, तो जलीय में देखिए आपका हो जाएगा सागरीय, संक्रमणकालीय परितंत्र और स्वच्छ जल परितंत्र। अब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या है, जल जीवशाला, वनस्पति उद्यान, जूलॉजिकल पार्क और फसल भूमि। जूलॉजिकल पार्क और फसल भूमि। अब यहाँ इनके डिटेल में देखते हैं कि प्राकृतिक या पारिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम। इनका देखिए इंग्लिश वर्जन में जरूर याद रखिएगा, नेचुरल इकोसिस्टम। ये मानव हस्तक्षेप से मुक्त प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। इन्हें निम्न उपवर्गों में विभक्त किया जाता है। जैसे देखिए अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या है, स्थलीय पारितंत्र को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे देखिए पहला है वन पारिस्थितिकी तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र हेतु तापमान, आर्द्रता एवं मृदा अनिवार्य है। क्या हुआ, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र हेतु देखिए इसमें क्या क्या है, तापमान, आर्द्रता एवं मृदा अनिवार्य है। क्योंकि जहां भी वन विकसित होगा तो वहां तापमान, नमी और मिट्टी ये सब अनिवार्य तत्व हैं। जलवायु और मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार होगा। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला है विश्वती, मानसूनी, शीतोष्ण और टैगा। अब देखिए घास, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या क्या है, तो घास पारितंत्र में वृक्ष विहीन शाकीय पौधे पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा सामान्यतः 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक एवं तापमान मध्यम होता है। घास परितंत्र में वर्षा कम होने के कारण वनों का विकास नहीं हो पाता, परंतु मरुस्थली की तुलना में यहाँ अधिक वर्षा होती है। घास परितंत्र को सवाना परितंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाना इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इनमें झाड़ियों के साथ छोटे छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उष्ण और शीतोष्ण दोनों। दोस्तों ये सारे पॉइंट को आपको लाइन बाय लाइन जाना है, तभी चीजें क्लियर होंगी। देखिए टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा परितंत्र का विस्तार उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं रूस के साइबेरिया में है। यहाँ की पर्यावरणीय दशाएं अत्यंत प्रतिकूल है। क्या है, अत्यंत प्रतिकूल है। यहाँ वर्ष भर सूर्य के प्रकाश एवं तापमान का अभाव रहता है तथा वर्षा हिमपात के रूप में होती है। टुंड्रा के दो प्रकार हैं, पहला है आर्कटिक टुंड्रा और दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष सीमा ट्री लाइन के ऊपर, जबकि अल्पाइन टुंड्रा का विस्तार उच्च पर्वतों पर वृक्ष सीमा से ऊपर एवं हिमानी रेखा से नीचे है। अब सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण विश्व की कुल पादप प्रजातियों का 3% भाग यही विकसित है। कितना, 3%, इसको याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। टुंड्रा पारितंत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां मास, लाइकेन, बर्च आदि है। अब देखिए नेक्स्ट है डेजर्ट इकोसिस्टम। कौन सा, डेजर्ट इकोसिस्टम, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो मरुस्थल से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम तथा वाष्पन की दर उच्च होती है। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा कि औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम और वाष्पन की दर उच्च होती है। अधिकांश मरुभूमि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के बीच पश्चिमी तट पर पाई जाती है। यहाँ का दैनिक तापांतरण अपेक्षाकृत अधिक होता है। मरुस्थलीय परितंत्र की को तापमान के आधार पर उष्ण मरुस्थल तथा शीत मरुस्थल में विभाजित किया गया है। इनका विस्तार दक्षिणी अमेरिका में
चिली व पेरू तट, अफ्रीका में सहारा, नामीबिया व कालाहारी मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डेजर्ट, दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल के रूप में है। तो सब पॉइंट याद रखिएगा। कई बार पूछ लेता है कि अमेरिका में चिली है तो बोलेंगे चिली डेजर्ट कहाँ पे है, वो पेरू तट, ठीक है। अफ्रीका में सहारा, तो सहारा कहाँ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि अमेरिका में चिली और पेरू तट, अफ्रीका में सहारा, नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल से कहाँ लोकेटेड है तो यही पूछ लेता है, तो कहाँ पे है, नामीबिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डेजर्ट, और दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। मरुस्थलीय पारितंत्र में कैक्टस, बबूल, नागफनी जैसी कांटेदार वनस्पतियां प्रायः देखने को मिलती हैं। कौन कौन से? कैक्टस, बबूल, नागफनी जैसी कांटेदार वनस्पतियां। देखिए नेक्स्ट आ गया दोस्तों एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम इसमें हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इनका देखिए इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा, कई बार यहाँ से यही पूछ लेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारितंत्र के अंतर्गत समुद्र, झीलों, नदियों, तालाबों, नम भूमियों एवं संक्रमणकालीन पारितंत्रों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 71% भाग पर जल है और समुद्र की औसत गहराई 3750 मीटर एवं लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल है। एक डाटा आपको याद रखना है। अब देखिए तापमान, पोषक तत्वों की उपलब्धता, प्रकाश की तीव्रता, ऑक्सीजन की मात्रा, लवणता आदि से जलीय पारितंत्र प्रभावित होता है। ये सभी कारक मुख्य रूप से जलीय पारितंत्र की ऊपरी सतह में ही आदर्श स्थिति में सुलभ होते हैं। गहराई में जाने पर प्रकाश की उपलब्धता कम होती है तथा 200 मीटर से अधिक गहराई में जाने पर पूर्णतया अंधेरा हो जाता है। ऊपरी सतह में प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं तथा प्राथमिक उपभोक्ता जो प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन का सेवन करते हैं। अधिक गहराई में रहने वाले प्राणी अपशिष्ट या अवसादों पर निर्भर रहते हैं, अपशिष्ट या अवसादों पर निर्भर रहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला देखिए है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, ओशियन इकोसिस्टम। समुद्र बृहद क्षेत्रों में फैले हुए खारे पानी का बृहद भंडार है। विश्व के सागरों में स्थल की अपेक्षा अधिक बायोमास पाया जाता है। समुद्री पारितंत्र में आहार श्रृंखला सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पोषक तत्वों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। ये सभी कारक मुख्य रूप से जलीय पारितंत्र की ऊपरी सतह पर उपलब्ध हो पाते हैं। गहराई में जाने पर प्रकाश की उपलब्धता कम होती है तथा 200 मीटर से अधिक गहराई में जाने पर पूर्णतया अंधेरा हो जाता है। तो 200 मीटर तक के क्षेत्र को फोटिक जोन तथा इसके नीचे के क्षेत्र को अफोटिक जोन कहते हैं। 200 मीटर तक को प्रकाशित क्षेत्र कहा जाता है और उसके नीचे क्या बोला जाता है? अप्रकाशित क्षेत्र। सब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाशित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा अप्रकाशित क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अवसादों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो खुला सागरीय परितंत्र, ओपन ओशियन इकोसिस्टम। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। तो बेलांचली मंडल है, बेला परवर्ती मंडल है, बेलांचली मंडल है। अब देखिए इसमें नीचे जल स्तर आपका पाया जाता है। इसमें देखिए बेलांचली मंडल, प्रकाशित क्षेत्र, मिश्रित स्तर। फिर देखिए जब नीचे जाते हैं जो विपुल क्षेत्र है तो यहाँ देखिए अप्रकाशित क्षेत्र, मतलब डार्कनेस आ जाता है, पूरा क्या आ जाता है? डार्कनेस आ जाता है। एक दो बार इसको ड्रा कर लीजिएगा। अब देखिए सागरीय क्षेत्र को गहराई के आधार पर निम्न मंडलों में बांटा गया है। जैसे सागर में देखिए बेला, प्रवर्ती और नितलस्थ। फिर देखिए बेला प्रवर्ती में क्या क्या है? प्रकाशित मंडल है, अप्रकाशित मंडल है। तो इसमें देखिए अधिबेला प्रवर्ती प्रदेश, एपी पेलाजिक। और अप्रकाशित मंडल में क्या क्या है? मध्य बेला प्रवर्ती, गहरे बेला प्रवर्ती और बीतली बेला प्रवर्ती। अब देखिए नितलस्थ में बेंथिक में क्या क्या है? तो इसमें देखिए बेलांचली, उप बेलांचली और गहरे तलीय मंडल।
अब देखिए समुद्री जंतु एवं पादप, समुद्री जंतु एवं पादप। तो इसमें देखिए क्या क्या है, सागरी जीवों का वितरण दाब अनुकूलनशीलता जो एक गहराई के साथ साथ बढ़ती जाती है के आधार पर किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से प्लवक, नेक्टन एवं बेंथस के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए सागरी जीव में क्या क्या है, तो देखिए इसमें पैलेजिक क्षेत्र और नितलस क्षेत्र। पैलेजिक क्षेत्र में भी देखिए प्लवक और नेक्टन, प्लवक में क्या है पादप प्लवक और जंतु प्लवक, और यहाँ पे देखिए नितलस क्षेत्र में बेंथस है। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि नितलस क्षेत्र में क्या आता है, बेंथस आता है, नेक्टस नेक्टन आता है। तो ये याद रखिएगा क्या आता है, बेंथस, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी कई बार उठा लेता है। तो याद रखिएगा आप इसे नितलस क्षेत्र में बेंथस पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है प्लवक, प्लांकटन। क्या है प्लवक, प्लवक समुदाय मुख्य रूप से समुद्र के प्रकाशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म पादप, शैवाल, सूक्ष्मजीव आदि शामिल है। अब देखिए पादप प्लवक में क्या क्या है, तो पादप प्लवक सूक्ष्म आकार के अत्यधिक जनन क्षमता वाले जीव होते हैं जो अत्यंत कम समय एवं अनुकूल परिस्थितियों में सागरी जल के आवरण को ढक लेते हैं। ये प्रायः स्वपोषी पादप होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। तो शैवाल तथा डायटम इनके प्रमुख उदाहरण हैं जो आकार में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यद्यपि इनका सर्वाधिक विकास ठंडे सागरी जल में होता है, किंतु सागरीय धाराएं इन्हें अन्य क्षेत्रों में वितरित कर देती है। तो कौन कौन से जाएंगे, शैवाल और डायटम। देखो गोयालाक्स तथा जिप्नोडियम, गोयालाक्स और जिम्नोडियम पादपों में जनन तीव्र गति से होता है, जिससे लाल भूरे रंग के पादपों का आधिक्य हो जाता है। उसे लाल ज्वार, रेड टाइड्स कहते हैं। इनका विकास गर्म सागरी क्षेत्रों में होता है। तो याद रखिएगा कौन ठंडे में होते हैं, कौन गर्म में होते हैं। अब देखिए जंतु प्लवक में क्या है, जू प्लांक्टन में क्या है, ये छोटे क्रस्टेशियन एवं अकशेरुकी प्राणी होते हैं। इनका आकार 1 मिलीमीटर से कई मीटर तक हो सकता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी, मांसाहारी तथा अवसाद पोषित होते हैं। कुछ जंतु प्लैंकटन अपने जीवन चक्र में कुछ ही समय तक प्लैंकटन की श्रेणी में रहते हैं। बड़े होने पर ये नेक्टन एवं बेंथस समूह में आ जाते हैं। अब देखिए नेक्टन समुदाय में क्या क्या है, नेक्टन कम्युनिटी सागरी गहराइयों में स्वतंत्र एवं धारा के विपरीत तैरने वाले बृहद आकार के शक्तिशाली जंतुओं का समूह, जिनमें अधिकांश कशेरुकी होते हैं, नेक्टन कहलाते हैं। नेक्टन समुदाय की प्रमुख मछलियां हेरिंग और स्क्विड्स पैलेजिक है, और नेक्टन वर्ग के अन्य तंतु जैसे सील, व्हेल, समुद्री गाय, डॉल्फिन, क्लोनफिश, स्पॉट कोकर, परभक्षी, फोटोस्टोमिया, बोनीटूज, हैचेट इत्यादि। अब देखिए बेंथिक समुदाय में क्या क्या है, बेंथिक कम्युनिटी में इस समुदाय के अंतर्गत सागर तल के समीप रहने वाले पादप एवं जंतु आते हैं। इसे क्षेत्र के सागरी शैवाल जैसे ईल घास, कछुआ घास तथा अन्य पादप उगते हैं, जबकि जंतुओं में बाइवेव, मोलस्की सीपी, आयस्टार, शार्क, झील, ब्रोटुल सीड फिश, वाइवर फिश, प्लेकन ईल और स्क्विड। तो यहाँ देखिए ऑक्टोपस आदि प्रमुख जंतु देखे जा सकते हैं। यहाँ ऐसी भी प्रजातियां जैसे स्कारलेट प्रांस का वास है, जो रात्रि में समुद्र तल से ऊपरी सतह पर भोजन हेतु निकल आते हैं और दिन में पुनः नीचे चले जाते हैं। अब देखिए कठोर खोल में रहने वाले प्राणियों की अधिकतम बेंथन समुदाय में पाई जाती है, तथा यहाँ विभिन्न बैक्टीरिया एवं सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं। जो हाइड्रोथर्मल वेंट, वह क्षेत्र जहाँ बेसाल्टिक लावा उत्पन्न होता है और खाद्य श्रृंखला का रसायन संश्लेषण करते हैं। अब खाद्य श्रृंखला में इनका देख लीजिए, तो फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक है, जू प्लैंक्टन प्राथमिक उपभोक्ता है, बेंथस जंतु और नेक्टर जंतु। अब देखिए प्रवाल भित्ति पारितंत्र, कोरल रीफ इकोसिस्टम। प्रवाल एक जीवित प्राणी है जिसे पॉलिप कहते हैं, जो अपने द्वारा बनाई गई कठोर चूने की खोल में रहता है तथा जूजेंथली नामक शैवाल के साथ सह उपकारिता में रहता है। यही शैवाल इन्हें विशेष रंग प्रदान करते हैं। प्रवालों अत्यधिक उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण
महासागरीय वर्षावन की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में शैवालों एवं जंतुओं के पारस्परिक सहयोग से निर्मित होते हैं। ये शैवाल जुजेंथिली प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और कोरल पॉलिप की भोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिसके बदले में उन्हें कोरल पॉलिप से सुरक्षा और आवास क्षेत्र प्राप्त होता है। अब कोरल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, जो बहुत ही संवेदनशील जीव होते हैं। इनकी मृत्यु के उपरांत दूसरा पॉलिप उसकी खोल के ऊपर अपना खोल बनाने लगता है। इस क्रमिक क्रिया के उपरांत लंबे समय में एक विस्तृत रीफ निर्मित होती है, जिसे कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, प्रवालों के विकास हेतु आवश्यक दशाएं। प्रवालों का विकास ऐसे उष्ण महासागरों में होता है जिसका तापमान देखिए होना चाहिए 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच। प्रवाल विकास हेतु 60 से 70 मीटर गहराई उपयुक्त मानी जाती है। ये देखिए, ये सब स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, याद रखिएगा। टेम्परेचर ये होना चाहिए 20 से 21 डिग्री और गहराई 60 से 70, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट उठा लेता है सिविल सर्विसों में। जहां उन्हें सूर्य का प्रकाश एवं पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव हो सके। प्रवालों के विकास हेतु औसती सागरीय लवणता 27 से 30% तक, ठीक है, कितने में? 5 पर 1000 में होनी चाहिए। कितना? 27 से 30% सागरीय लवणता। और सागरीय तरंग एवं धाराएं प्रवालों हेतु भोजन लाती है तथा ये नैरेटिक मंडल में मौजूद अवसादों को खुले सागरीय क्षेत्र में वापस ले जाती है, जिससे नैरेटिक मंडल में प्रकाशित क्षेत्र का विस्तार होता है, जो प्रवालों की वृद्धि में सहायक होता है। अब देखिए, प्रवाल भित्ति के प्रकार देख लीजिए। एक तटीय प्रवाल भित्ति होती है और ऊर्ध्व प्रवाल भित्ति होती है, एटाल प्रवाल भित्ति। अब तटीय में क्या क्या है? तो फ्रिंगिंग रीफ में क्या है? ये महाद्वीपों तथा द्वीपों के किनारे अथवा सागरीय चबूतरों के ऊपर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्तियां हैं। इन प्रवालों का स्थल उन्मुख भाग मंद ढाल वाला होता है, जिसके फलस्वरूप तटीय प्रवाल भित्तियों की संरचना उबड़ खाबड़ होती है। तटीय प्रवाल भित्तियां सामान्यतः स्थलीय भाग में सटी होती हैं, परंतु कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण छोटी लैगूनों का निर्माण हो जाता है, जिसे बोट चैनल कहा जाता है। उदाहरण देखिए, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, निकोबार अंडमान द्वीप समूह, पाक की खाड़ी और दक्षिणी फ्लोरिडा। याद रखिएगा, ये तीनों किसके हैं? बोट चैनल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न यहाँ से बना है, दिस सब पे गिव मोर फोकस। अब देखिए, अवरोधक प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ, इसका निर्माण सागरीय तट से कुछ दूर किंतु तट के समानांतर होता है। ये सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों से लंबी, विस्तृत, चौड़ी, ऊंची होती है, अलग अलग स्थानों पर टूटी फूटी होती है, जिसके कारण इनका संबंध खुले सागरों से रहता है। उदाहरण जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है। ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा। ये कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। कई बार प्रश्न यही से बना है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और इसका देखिए 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। कई बार IS UPSC में प्रश्न पूछा जा चुका है कि 9 डिग्री से 22 डिग्री तक। अब दोस्तों देखिए, नेक्स्ट है एटाल अथवा वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो प्रायः द्वीपों के चारों ओर या जलमग्न पठारों के ऊपर वलयाकार या अंडाकार रूप में पाई जाने वाली संरचना अथवा घोड़े के नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं? एटाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एटाल कहते हैं। अब देखिए, एटाल के मध्य में लैगून पाया जाता है एवं इन भित्तियों की ऊपरी सतह पर ताड़ के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। एटाल प्रवाल भित्तियों के समूह फेरोज कहते हैं। वलयाकार प्रवाल भित्ति के प्रमुख उदाहरण फिजी एटाल तथा एलिस द्वीप में फूना फूटी एटाल, लक्षद्वीप समूह भी अनेक एटाल पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है? जैसे देखिए, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल विरंजन का सामान्य अर्थ है प्रवाल पर निर्भर रंगीन शैवालों का पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभावों से प्रवालों के ऊपर से हट जाना, जिससे प्रवाल की सतह पर वास्तविक रंग श्वेत दिखाई देने लगता है तथा भोजन आपूर्ति बाधित हो जाती है। अंततः प्रवाल मर जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है?
ये देखिए स्वस्थ प्रवाल है, प्रवाल एवं शैवाल परस्पर एवं सहजीवन। तनावग्रस्त प्रवाल, इस स्थिति में शैवाल प्रवाल से अलग होने लगते हैं। अब देखिए विरंजित प्रवाल, शैवालों से पृथक होने के पश्चात प्रवाल विरंजित एवं सुभेद्य हो जाता है। अब देखिए क्या हो गया, मृत प्रवाल हो गया। तो यहाँ देखिए कलर देखिए, जाइए देखिए स्वस्थ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और फिर ये देखिए। तो ये चारों की याद रखिएगा, कई बार प्रश्न बनता है। यह प्रक्रिया प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर के तीव्र होने से प्रवाल ऊतकों में ऑक्सीजन स्तर बढ़ जाने के कारण प्रारंभ होती है। इस बढ़ी हुई ऑक्सीजन को प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रवाल जुजेंथिली को शरीर से बाहर निकाल देते हैं या जुजेंथिली अपने रंगीन क्लोरोफिल की मात्रा को कम कर देते हैं। सामुद्री पारितंत्र में प्रवाल एक कीस्टोन प्रजाति है जिसके तीव्र विरंजन से सागर के विभिन्न जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ जाता है। प्रवाल विरंजन के मुख्य कारण वैश्विक तापन, कोरल खनन, अति उच्च एवं निम्न ताप, बाढ़, भीषण चक्रवात, अवसाद वृद्धि, अल नीनो, भारी वर्षा, प्लेट विवर्तनी घटनाएं, सागरीय प्रदूषण, सागर तल में वृद्धि तथा सागरीय तापमान में वृद्धि आदि है। अब देखिए भारत के प्रवाल भित्ति जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, लक्षद्वीप, विजय दुर्ग महाराष्ट्र में है, नेटरानी द्वीप कर्नाटक में, याद रखिएगा। ये सब भी कई अलग अलग क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते थे, सारे याद करना आप सब। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क विभिन्न वैज्ञानिक खोज एवं समन्वय द्वारा ICRI इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव को इसके संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु सहायता उपलब्ध कराता है। यद्यपि भारतीय प्रवाल क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। अब देखिए भारतीय जूलॉजिकल सर्वे द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जहां ऑस्ट्रेलिया की मदद से प्रशिक्षण प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। तो भारतीय जूलॉजिकल सर्वे द्वारा पोर्ट ब्लेयर में नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि नेशनल कोरल रीफ इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है। और किसकी मदद से चलाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए संक्रमणकालीन जलीय परितंत्र, संक्रमणकालीन परितंत्र को निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। पहला है संक्रमणकालीन परितंत्र, जैसे ज्वार नदमुख परितंत्र, आर्द्रभूमि परितंत्र और मैंग्रोव परितंत्र। अब देखिए ज्वार नद परितंत्र में क्या है, ज्वार नदमुख एक ऐसा क्षेत्र है जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं और ज्वार नदमुख में नदियां डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां नदी एवं समुद्र दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस संक्रमण क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ नदियों एवं समुद्र दोनों में ये पोषक तत्वों की अधिकता होती है। एस्चुरी की दलदली भूमि और पौधे नदियों द्वारा लाए गए अवसादों एवं प्रदूषणों को अवशोषित कर जल को स्वच्छ बनाते हैं। जल को क्या बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसके अगले श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा। जय हिंद।